अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इको 601 के लेसन नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस को। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होता है? अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो इक्वेशन है या जो फॉर्म है वो किस तरह की होती है, ये ऐसे होती है। ठीक है। यानी एफ एक्स का मतलब होता है वाई। ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो है ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर जो है वो एक ए को हम ज़ीरो रख देते तो यहाँ पे हमारी ये एक्स स्केयर वाली फॉर्म नहीं रहेगी। सो फार्मूले में हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया। यहाँ पे ए बी एंड सी आर कॉल्ड कोफिशेंट्स हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ए बी सी कोफिशेंट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, द ग्राफ फॉर्म्स अ पैराबोला। जो इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो किस फॉर्म का होता है, पैराबोला किस्म का होता है। ठीक है। वो हम आगे भी देखेंगे। ईच ग्राफ हैज़ आइदर अ मैक्सिमम मैक्सिमा आर मिनिमा। इस तरह की जो हर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो भी फार्मूला होगा या तो मैक्सिमा में होगा या फिर मिनिमा में होगा, बट उसका जो फॉर्म होगी, जो ग्राफ होगा वो पैराबोला की सूरत में होगा। एक एग्जांपल दी हुई है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 10। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्केयर बन रहा है, ये प्लस बी एक्स, ये प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक जो है वो फंक्शन है हमारे पास। इसके बाद ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस की फॉर्म में है। ठीक है। ये भी और ये भी, ये सारी हमारे पास सी क्वाड्रेटिक में आ जाती हैं। यहाँ पर देखें, आपको ये जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ दिखाया हुआ है। उन्होंने पहले ही बताया था कि पैराबोला की सूरत में होता है। पैराबोला, ये भी पैराबोला की सूरत में है आपके पास। ठीक है। और ये भी पैराबोला, या ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, ये सारे पैराबोला की सूरत में होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए, जब ए जो है वो पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कनकेव्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है। ए अगर नेगेटिव होगा, द ग्राफ कनकेव्स अपवर्ड होगा। ठीक है। डाउनवर्ड, अपवर्ड, ऐसे। व्हेन सी इज पॉजिटिव, जब सी हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, मूव्स अप होगा। ठीक है। और व्हेन सी इज नेगेटिव होगा तो ग्राफ जो है वो मूव्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपने एज अ क्विज के हवाले से करनी है चीज़ें। ये दिखाया हुआ भी है, ये देखें। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन इन इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है। यहाँ पे जो है वो दो तरह के होते हैं, इन्वर्टेड यू शेप फंक्शंस या फिर यू शेप फंक्शंस। इन्वर्टेड यू शेप्स क्या होता है, और यू शेप का आपको पता है यू की फॉर्म में, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा यू। ठीक है। जैसे कि आपका इंटरसेक्शन की फॉर्म जैसे होती है उल्टा यू यानी। ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप्स में क्या है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी और कंपटीशन एंड इनोवेशन आ जाएगा। ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, बट क्विज के हिसाब से आपके लिए है। आप इसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा कि इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप क्या होता है। पहली चीज़ें जो है वो इसमें इंक्रीज़ होती हैं इन्वर्टेड यू शेप में। ठीक है। इंक्रीज़ होती हैं, फिर एक पॉइंट के बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। इसीलिए जो है वो ये क्या होता है, इसका उल्टा यू होता है, ये शेप जो होती है इसकी। ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना कैश या शॉर्ट टर्म एसेट्स है। ठीक है। इसमें इसे जो है वो मेजर करते हैं करंट रेशो के, यानी 1 से 2 डील आइडियल होता है ये। ठीक है। जब लिक्विडिटी लेस देन 1 हो तो कंपनी के पास पैसा कम है, और जब लिक्विडिटी 1 से 2 के बीच में हो तो मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी स्टेबल है। ठीक है। जब लिक्विडिटी ग्रेटर देन 2 हो, यानी ज़्यादा हो जाए, तो पैसा जो है वो क्या होता है, पैसा जो है वो मतलब आइडल पड़ा होता है, यानी यूज़ नहीं हो रहा होता, प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता है इस तरह। इसलिए ग्राफ जो है वो इन्वर्टेड यू शेप बन जाता है। ठीक है। इसके बाद कंपटीशन और इनोवेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेज जो इसका क्या होता है कि कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, फर्म्स इनोवेटिव करती है न्यू आइडियाज़ में। ठीक है। जब टू मच कंपटीशन क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो इसमें गिर जाती हैं, यानी प्रॉफिट कम हो जाता है, और फर्म्स के पास इंसेंटिव नहीं होता इनोवेटिव करने के लिए। सो रिज़ल्ट जो है वो इसका जो आएगा वो ये है कि इन्वर्टेड यू शेप होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कुज़नर्स कर्व। इसमें क्या होता है, इनकम पर कैपिटा यानी डेवलपमेंट, इनकम इनइक्वालिटी होती है। मतलब अर्ली डेवलपमेंट इंडस्ट्री ग्रो करती है, अर्ली डेवलपमेंट में रिच और पुअर का गैप पड़ता है। ठीक है। इसके बाद जो है वो लेटर स्टेज में क्या आ जाता है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ इम्प्रूव होती हैं और इनइक्वालिटी हो जाती है। सो इन्वर्टेड यू शेप बनता है। यू शेप रिलेशनशिप के लिए जो है इसमें ये होता है कि इसमें ऑपोजिट होता है, पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होता है, जबकि उल्टे में क्या था, इन्वर्टेड यू शेप में क्या था, पहले इंक्रीज़ होता है फिर बाद में डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है।
इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ याद रखनी है इन्वर्टेड में और यू रिलेशनशिप में, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है कि इन्वर्टेड में पहले क्या होता है फिर बाद में क्या, और जो यू शेप में क्या होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स कजनर्स जो कर्व है ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आगे हमें कजनर्स कर्व का जो है वो एक ग्राफ भी दिखाया हुआ है इनकम पर कैपिटा पर, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर बाद में डिक्रीज़ हो रहा है, क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कम्फर्ट्स ड्रिफल हाइपोथेसिस। इसे जो इंट्रोड्यूस करवाया था दो लोगों ने करवाया था, एक लार्स कम्फर्ट्स ने, दूसरा जॉन ड्रिफल ने, ठीक है। ये हाइपोथेसिस क्या कहती हैं, ये क्या है, देखिए ट्रेड यूनियंस का साइज़ और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन जो है वो लीनियर नहीं होता, ठीक है। जो ट्रेड यूनियंस होते हैं यानी जो मज़दूर यूनियंस हैं, ठीक है, उनका साइज़ और बेरोज़गारी उनका साइज़ इनका लीनियर नहीं होता बल्कि इन्वर्टेड यू शेप होता है, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप। ट्रेड यूनियन साइज़ जो है वो बार्गेनिंग पावर के बराबर होता है, जितनी यूनियन बड़ी होगी उतनी उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। जब यूनियंस छोटी होती हैं तो साइज़ क्या होता है, लो होता है, वर्कर्स की पावर कम होती है, वेज डिमांड्स कम होती हैं, मार्केट स्मूथली जो है वो काम करता है, सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी वहाँ पर, लो होगी, ठीक है। जब यूनियंस मीडियम साइज़ की होती है तो यूनियंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ज़्यादा वेजेस डिमांड करती हैं, फर्म्स के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, फर्म्स हायरिंग काम कर देती है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई हो जाती है। इसके बाद जब यूनियंस बहुत बड़ी हो जाती हैं यानी वेरी लार्ज, तो यूनियंस पूरी इकोनॉमी को समझ कर डिसीजन लेती हैं, वो एक्सेसिव डिमांड्स नहीं करती क्योंकि उनको पता होता है कि इकोनॉमी को नुकसान होगा। सो बैलेंस्ड वेजेस सेट होती है, सो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से लो हो जाती है, ठीक है। सो ग्राफ एक्सप्लेनेशन में भी यही होता है कि एक्स एक्सिस ट्रेड यूनियन साइज होगा और वाई एक्सिस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट यही होगा कि इन्वर्टेड यू शेप बनेगी। सो स्मॉल यूनियंस लो अनएम्प्लॉयमेंट, मीडियम यूनियंस हाई अनएम्प्लॉयमेंट और लार्ज यूनियंस फिर से लो अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए रिलेशनशिप इन्वर्टेड यू शेप होता है, उल्टा यू होगा, ठीक है। सो आपको जो है बताती चलूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट पहले बढ़ती है जब यूनियंस ग्रो करती है, लेकिन बहुत बड़ी यूनियंस के केस में फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स आपने ये सारा ही इम्पोर्टेंट है जो हाईलाइटेड है, ये सारा ही आपने याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कम्फर्ट्स ट्रिपल हाइपोथेसिस का भी इन्होंने ग्राफ दिखाया हुआ, आप देख सकते हैं, क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स यू शेप क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप्स आ जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी और मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी में क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फर्टिलिटी रेट का जो रिलेशन होता है, देखिए इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है, ये एजुकेशन बढ़ती है, जॉब्स बढ़ती हैं, लोग जो है वो कम चिल्ड्रन रखते हैं यानी बच्चे कम होते हैं लोगों के पास, सो फर्टिलिटी वहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाती है। एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है कि कंट्री और ज़्यादा डेवलप हो जाती है और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती हैं यानी फैमिली सपोर्ट या बेनिफिट्स वगैरह देती हैं, चाइल्ड जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, तो लोग भी इससे ज़्यादा यानी चिल्ड्रन रखना शुरू कर देते हैं, तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी वहाँ पर, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इसलिए जो है वो इसका रिलेशनशिप जो है वो यू शेप्ड होता है, ठीक है। इसके बाद मार्जिन कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स आ जाता है। देखिए मार्जिन कॉस्ट मतलब एमसी का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, ठीक है। कॉस्ट कर्व्स का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, स्टार्ट में तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और कॉस्ट फिर क्या होगी वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो बाद में क्या होगा, जब हाई प्रोडक्शन होगी तो ओवर प्रोडक्शन होती है तो रिसोर्सेज ओवरलोड हो जाते हैं, इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। सो एमसी कर्व और एसी कर्व दोनों यू शेप्ड होती हैं और एमसी कर्व एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पर कट करती है, ठीक है, एमसी एसी को कट करेगी। सो यू शेप रिलेशनशिप में पहले वेरिएबल डिक्रीज होते हैं, ठीक है, फिर इंक्रीज होता है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस फर्टिलिटी और मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स में हुआ है, ठीक है। सो आप याद रखिएगा कि a U shaped relationship shows that a variable first falls with an increase in another variable and after a certain point it starts rising again, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथमिक फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर फंक्शंस इन विच कांस्टेंट बेस ए
इज रेज टू अ वेरिएबल एक्सपोनेंट एक्स। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं जिनकी बेस में ए होता है और उसकी जो पावर होती है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी इसको बताया वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ये कौन सी कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1 है। यानी अगर ए जो है वो कहते हैं कि ए जो है ये 0 से ग्रेटर देन है और ये 1 के इक्वल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई ना कोई और वैल्यू हो सकती है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर, क्योंकि अगर ए को हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं तो फिर ये तो वाई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन ही नहीं सकती। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 1 लिख लूँ, 1 की पावर एक्स तो हो ही नहीं सकती। तो उसको कोई और नंबर हो सकता है, 2 की पावर एक्स हो सकती है, 3 की पावर एक्स हो सकती है, बट ए ग्रेटर देन 0 है लेकिन ए 1 के इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ए इज़ द बेस है एंड एक्स जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी एक्सपोनेंशियल यानी उसकी पावर है। द बेस कैन बी एनी वैल्यू इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ई। वो कहते हैं जो बेस है इसकी जो वैल्यू है वो जो ई इज इक्वल टू 2.7172828 है, जो आपकी ऑलवेज कांस्टेंट होती है ई की वैल्यू। तो वो कहते हैं कि बेस की वैल्यू भी ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो ई जो है वो हमारे पास क्या होता है, इज़ अ बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथमिक होता है, यानी अलर्स कांस्टेंट है। ये अपने एज अ क्विज के हवाले से याद रखनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे y इज इक्वल टू ए की पावर x है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर जो है वो लॉग अप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग a की पावर x। ठीक है, तो फिर ये लॉग a जो है, ये जो इक्वल इस साइड पे y था, लॉग a जो है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। सो लॉग a इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू ये मेरे पास x जो था ये यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर थी, फिर पावर जो है वो सिंपल आ जाएगी और ये बेस जो है वो इक्वल के साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास लॉग टू द बेस ए आ जाएगा। ये भी एज अ क्विज आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगर y इज इक्वल टू ए की पावर x है तो देन जो है जैसे ये किया था तो log ई वाई इज इक्वल टू लॉग नेचर बाय x, कॉल्ड ये नेचुरल लोगारिथमिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है समटाइम्स वो कहते हैं कि द एक्सपोनेंट कैन बी एन एक्सप्रेशन, यानी एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास एज ए एक्सप्रेशन बन जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दी हुई है कि एट एवरी इंस्टेंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। देखिए ये जस्ट बताया हुआ है, जैसे कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है पावर वाली वैल्यूज, जैसे 2 ई की पावर 3t सी इज इक्वल टू पी ई की पावर आर टी। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया हुआ है सी वाला। ठीक है, जैसे क्या होता है कंपाउंड बैलेंस आफ्टर टी ईयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम जो है वो टी है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये खैर इतनी खास चीज़ें नहीं है। लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉग नेचर वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 लॉग नेचर एक्स। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई इसके हवाले से ये आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो चेंज होता है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो चेंज करता है। किसको करता है, y को चेंज करता है। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज का फार्मूला होता है डेल वाई ओवर डेल एक्स, मतलब x में चेंज आए तो y कितना चेंज हुआ। क्लियर। इसके बाद देखें डेरिवेटिव जो है वो एक इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत फ़ौरन तौर पर जो है वो रेट ऑफ चेंज होता है। सिंपल वर्ड्स में कह लें कि बहुत छोटी यानी ऑलमोस्ट ज़ीरो जो हो, ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब जो चेंज होता है वो इन एक्स और वाई का जो है वो एग्जैक्ट चेंज होगा। सो इसे हम जो है वो क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो है वो स्लोप है। स्लोप का मतलब होता है स्टेपनेस, यानी लाइन कितनी तेज़ी से ऊपर ये नीचे जा रही है। ठीक है, डेरिवेटिव एक्चुअली स्लोप ही होता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एक सेकंड लाइन और टेंजेंट लाइन का भी जिक्र हो रहा है। देखिए सेकंड लाइन जो है वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, यानी जब एक लाइन गुजर रही है वो उस लाइन को जो है वो दूसरी लाइन आके दो जगह से ज्वाइन करेगी तो वो क्या होगी, सेकंड लाइन होगी। और जो है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है। ठीक है, और टेंजेंट लाइन क्या होती है, उस लाइन को एक पॉइंट पर टच करना टेंजेंट लाइन कहलाता है और ये एग्जैक्ट स्लोप देती है। जब सेकंड लाइन का गैप छोटा होता होता जाता है तो वो टेंजेंट लाइन वहाँ पर जो है वो बन जाती है। यही जो है वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो डेरिवेटिव को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्जिनल फंक्शन। टोटल कॉस्ट मतलब टीसी टोटल खर्चा, मार्जिनल कॉस्ट एमसी मतलब एक्स्ट्रा यूनिट का कॉस्ट। ठीक है, सो एमसी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। सो टीसी जो है का चेंज एमसी बताता है कि कितना होगा। तीन चीज़ें आपने जो है बेसिकली याद रखनी है, डेरिवेटिव, स्लोप, मार्जिन वैल्यू, क्या चीज़ें होती हैं। इन तीनों का मतलब जो होता है वो एक ही होता है कि चेंज को मैयर करना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज डेल वाई ओवर डेल एक्स, डेरिवेटिव एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज यानी इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। ग्राफ में जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज़ होता है और इकोनॉमिक्स में जो है वो मार्जिनल कॉस्ट है। सो डेरिवेटिव मैयर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये ग्राफ भी देख सकते हैं। ठीक है,
ये एक हमारे पास कर्व है और जो एक पॉइंट को टच कर रही है ये मेरे पास क्या होगी, टेंजेंट लाइन है। और ये इसको देखें, यहाँ पे जो है ये हमारे पास सेकंड लाइन है, ठीक है। ये बस इन्होंने ग्राफ के जरिए आपको सेकंड और टेंजेंट बताया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ यानी प्राइम है एक्स का, और डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो यहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स का मतलब है कि एफ जो है डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट पे है, ठीक है। इस तरह डी वाई है, डी वाई जो है वो डी एस का डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट है। ये इनके मीनिंग्स हैं और ये जो है वो एक्सप्रेशन है, ये इसको रीड कैसे करना है ये वो है, ठीक है। डी बाई डी जो है वो एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये जैसे ये लिखा हुआ है एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और वाई प्राइम आ गया जिसे हम वाई डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो ये इनके मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स है। ये अच्छे से याद रखने हैं आपने, मीनिंग भी रीड एज कैसे करना है और एक्सप्रेशंस। डी एक्स जो है वो कहते हैं कि डज नॉट मीन डी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी डी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स के साथ डी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर डी वाई आ जाए तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि वाई के साथ डी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये एक डेरिवेटिव है फॉर्म में। डी वाई और डी एक्स का मतलब ये नहीं है कि डी वाई जो है वो डिवाइड हो रहा है डी एक्स के साथ, नहीं, ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, क्लियर है इस माइंड में। इसके बाद हम आ जाते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। द पावर रूल क्या है हमारे पास, पावर रूल का मतलब ये है, देखिए वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर एन, यानी जो पावर रूल का मतलब होता है जो जिसकी पावर होती है, यानी ठीक है। अगर जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ डी वाई ओवर डी एक्स, तो ए आ जाएगा, जो पावर होती है ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। और ऊपर जो है वो एक माइनस हो जाएगा, जैसे ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी दी हुई, वाई इज इक्वल टू 10x की पावर 3। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी डी वाई ओवर डी एक्स के तहत, देखिए जैसे वाई प्राइम बन गया, इसको डी वाई और डी एक्स को वाई प्राइम भी लिख सकते हैं हम। तो 10 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये जो पावर में 3 है ये हमारे पास जो है वो यहाँ फर्स्ट में आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से। और फिर जो एक्स है 3 है, 3 में से हम जो है वो एक माइनस कर देंगे क्योंकि स्टार्ट में आ गया। सो जो है 10 3 30 हो जाएगा मेरे पास, और एक्स के का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारे पावर्स रूल की इन्होंने जो है वो एग्जांपल दी हुई है। ये देख लीजिएगा, ये ना शॉर्ट में आ जाते हैं और क्विज में आ जाते हैं ऐसे सवाल छोटे छोटे। इसके बाद कांस्टेंट जो है वो फंक्शन रूल आ जाता है। कांस्टेंट फंक्शन रूल क्या होता है, जैसे अगर y इज इक्वल टू के है, ठीक है। अब आपको पता है k जो है वो एक क्या है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, अगर मैं जैसे कि y इज इक्वल टू देखें k है, जब बोथ साइड्स पर मैं डेरिवेटिव लूँ डी वाई ओवर डी एक्स थ्रू डी ओवर डी एक्स यहाँ पे के। अब कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, जीरो आता है। सो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया, क्लियर। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज है एंड देर इज़ नो चेंज इन अ कांस्टेंट। वो कहते हैं डेरिवेटिव जो है एक रेट ऑफ चेंज है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, जैसे हमारे पास जीरो आ गया, ठीक है। दिस कैन बी ड्राइव फ्रॉम द पावर रूल, इसे जो है वो हम पावर रूल के तहत जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सो द अबव कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू के एक्स नॉट, के एक्स की पावर नॉट कर दें, ठीक है। तो जब अब मैं इनके जो है वो डेरिवेटिव लूँगी तो के और ज़ीरो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो फिर भी वही हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। सिमिलरिटी जो है वो वाई इज इक्वल टू 10 ले तो वाई प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कोई भी अगर सिंपल नंबर होगा ना, या कोई एक लेटर ए बी सी कुछ होगा तो ये कॉन्स्टेंट होते हैं, 0 बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्स की पावर में आ जाए या इस तरह कोई भी पावर में होगा, वो आपका सोल्व हो सकता है आगे। इसके बाद ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वाई व्हाट इज़ वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर एक्स के तहत हम इसको करें तो ये कैसे होगा, देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे देखिए मतलब 1 है जिसके साथ कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है, यानी एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। जब मैं इसका जो है डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है, डी वाई डी ओवर डी एक्स मैंने ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे इन्होंने आगे किया हुआ है, 1 तो था और एक जो ऊपर एक्स की पावर 1 थी, ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ गई, ये वाली, ठीक है, स्टार्ट में आ गई। और एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 एक्स नॉट, जब एक्स नॉट जो है वो हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, आंसर आपका जो है वो आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान से करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो, क्योंकि ये ना क्विज में आते हैं ये छोटे छोटे ना सवाल आपके, अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो देन डी वाई और डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, ये भी आपका एक क्विज बनता है। इसके बाद सम डिफरेंस रूल आ गया, डिफरेंस और सम वाला, यानी जो माइनस और जमा वाला जो होता है आपका रूल, ये आपने बहुत अच्छे से इसके फार्मूलाज याद करने, क्वेश्चन रूल भी आएगा आगे, प्रोडक्ट रूल भी आएगा।
ठीक है। इनके तहत जो है वो आपको कुछ एग्जांपल भी दी गई है सोल्व करने के लिए, तो ये आपने ध्यान से करनी है। पहले ये फार्मूला करें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स, ये ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल y में है, लेकिन जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, जी डेरिवेटिव एक्स, और अगर नेगेटिव में आएगा तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है वो y इज इक्वल टू 10x³ प्लस 5x स्क्वायर दिया हुआ है। अब मैं इसका क्या करूँगी, डेरिवेटिव लूँगी, तो y प्राइम इज इक्वल टू 10 स्टार्ट में ऑलरेडी है, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 2, और 5 ये वाला पावर वाला भी 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो आपके पास फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा। ठीक है। ये इसी तरह ये वाली एग्जांपल आपने सॉल्व करनी है। इजी सी है, ये आपने पहले भी की हुई होंगी, अगर आपने एफएससी में मैथमेटिक्स रखा होगा तो आपको ये रूल्स पता होंगे। सो इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट रूल आ जाता है। प्रोडक्ट रूल में ये वाला फार्मूला लगता है सिंपल, हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। ठीक है। डॉट रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को। अगर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी पहले जी ऑफ एक्स एज इट इज़, और हम एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, प्राइम आ जाएगा, फिर एफ एफ एक्स एज इट इज़, फिर जी का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव में जो है वो इसका प्रोडक्ट रूल है, ये अच्छे से याद रखना। इसके तहत आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। y इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास ये है 10 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, जब हम इसका जो है डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो देखें हमारे पास जो है वो हम पहले का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड हमारे पास एज इट इज़, देखिए सेकंड हमने फर्स्ट में रख लिया, पहले का हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। ठीक है। फिर हम जो है वो फर्स्ट वाला एज इट इज़ रखेंगे, फिर हमने सेकंड का डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है। क्योंकि हमारे पास 10 माइनस एक्स जो है ये क्या है, एफ एक्स है, और 5 प्लस एक्स जो है ये जी एक्स है। ठीक है। फार्मूले के तहत जो है वो जी एक्स का बाद में डेरिवेटिव लेंगे और एफ एक्स का पहले। ठीक है। इस तरह करना। फिर ये जो डेरिवेटिव लेने के बाद जो सॉल्व करेंगे, देखिए ये एज इट इज़ है, इसका डेरिवेटिव लिया 10 आ जाएगा, 10 माइनस एक्स है तो 10 कॉन्स्टेंट है 0 बन जाएगा, तो -1 आ जाएगा। सो इसी तरह जो है 5 कॉन्स्टेंट है 0, और एक्स का लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो ये आपके पास जो है इस तरह आ जाएगा। और ये आपके पास जो है वो जब आप देखेंगे -5 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स। ठीक है। तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 चला गया, जो प्लस का 5 और माइनस एक्स -2x, यानी डी वाई ओवर डी एक्स जो है इज इक्वल टू 5 - 2x आ जाएगा। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी होती है, तो आप जो है वो इनको वेरीफाई, यानी इसको मल्टीप्लाई करके देखें। देखें जो है वो 50 प्लस 5x प्लस 5x माइनस एक्स के आ रहा है, तो फिर आप इसको जो है वो डेरिवेटिव लेके देखें, तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, 5 - 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास इसमें भी यही सोल्यूशन आ रहा है जब आपने वेरिफिकेशन की, और इस तरीके से भी इसका सेम एज इट इज़ आ रहा है। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन रूल पर। क्वेश्चन रूल में जो है वो ये फार्मूला लगता है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स के हिसाब से ये है, यानी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर जी एक्स है। जी ऑफ एक्स होल का स्केयर जो है, इसको हम कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जी स्केयर ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये इसको इस देखना है। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने इस फार्मूले के तहत करना है, इस फार्मूले के तहत। ठीक है। y इज इक्वल टू ये है, यानी ऊपर जो है हमारे पास एफ एफ एक्स, नीचे जी एक्स है, तो हम ऐसे इसको जो है वो इस फार्मूले के तहत इसको सोल्व आउट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर ना समझ आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ में पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें जो है वो चेन रूल आ जाता है। चेन रूल क्या होता है हमारे पास, देखें ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स है ना। ठीक है। ये किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी जी, और प्रोडक्ट डी जी ओवर डी एक्स। ठीक है। इसके तहत है। अब यहाँ पे देखिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि राइट हैंड साइड पे जो डी जी है वो डज़ नॉट कैंसिल डी जी, यानी ये वाला डी जी के साथ आप कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे हम मल्टीप्लाई में करते रहते हैं, प्रोडक्ट रूल में कर देते हैं। ठीक है। जो ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर, वो नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते। डी वाई ओवर डी जी जो है वो एक अलग सिंबल है, यानी ये वाला एक अलग सिंबल है, ये वाला एक अलग सिंबल है। ठीक है। सो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, y इज इक्वल टू 5x के प्लस 2x प्लस 10 होल क्यूब। ठीक है। अब ये जो है वो हम अगर कहते हैं कि ये जो है हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली चीज़ ये z के इक्वल है। ठीक है। सो डी जी ओवर डी एक्स जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बस ये x की जो पावर है ये मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स 10x बनता है इनसे गलती हुई है, 5x की। ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, और क्वेश्चन वाला कॉन्स्टेंट वाला 0 बन जाएगा। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, ये यहाँ पे ना कई जगह पे गलती भी है इस आपके, तो यहाँ पे 10x बन रहा है, 10x प्लस 2 बनेगा। ठीक है। इसके बाद y कैन बी रिटन एज, y को जो है वो हम यहाँ पे इसको, क्योंकि ये z की इक्वल हमने रखा है तो z की क्यूब कह सकते हैं ना। ठीक है। देन डी बाई ओवर डी जी जो है वो जब हम इसको वो करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, तो मेरे पास डी वाई ओवर डी जी
इक्वल टू 3 स्टार्ट में आ जाएगा और z का स्केयर बच जाएगा ऊपर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यूजिंग द चेन रूल आपने देख लेना है कि ये चेन रूल में ये चीज़ यूज़ करनी है। इसी तरह आपके पास ये वाला देखें, dy और dz 3z स्केयर इंटू 5x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो z की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, हमने जो इसको डिनोट किया था z से, और 5x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आगे आ जाते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डेरिवेटिव पर आ जाते हैं। डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज आर स्लोप आर मार्जिनल फंक्शन, ये क्विज करना है। इसके बाद एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ये दी हुई है, मार्जिन कॉस्ट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिन कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव होती है। अब यहाँ पे एम सी इज इक्वल टू, यानी ये जो चीज़ है हमने इसको एम सी ले लेना है, ठीक है, क्योंकि एम सी इज इक्वल टू ये टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। अब यहाँ पे ना इन्होंने लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यू की फॉर्म में है, कॉस्ट है। सो हम यहाँ पे क्यू लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको क्यू ले लेना, गलती है यहाँ पे। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स, आपने जो जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं ये क्यू के हिसाब से आपने ले लेना है। सो आपका जो है वो एम सी इज इक्वल टू क्यू स्केयर माइनस 4q प्लस 120 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा, अप्लाइंग द चेन रूल, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू जी ऑफ एल, ठीक है। ये चेन रूल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डी आर ओवर डी एल है ना, वो किसके इक्वल होता है, एम आर पी एल के, ठीक है। जो डी आर ओवर डी क्यू होगा ये एम आर के होगा, और डी क्यू ओवर डी एल होगा ये एम पी पी एल के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है क्विज के हिसाब से। और फाइंडिंग इलास्टिसिटी क्यू डी इज इक्वल टू 100 - 2p, यहाँ पे ना इलास्टिसिटी को फाइंड करना है। यहाँ पे भी एक थोड़ी सी गलती की हुई है, हम आगे देखेंगे क्या क्या गलती की हुई है। देखें, पी हमारे पास 10 है प्राइस, ठीक है, और क्यू डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 100 - 2p था ना, तो p की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 10 वैल्यू पुट की, तो ये जो 100 - 20 हो जाएगा, 100 में से 20 चला गया, मेरे पास 80 बच जाएगा, ठीक है। सो क्यू डी हमारे पास क्या निकला है, 80। अब फाइंडिंग क्या करना है, इलास्टिसिटी को फाइंड करना है। अब एक चीज़ याद रखना, क्यू डी इज इक्वल टू 100 - 2p है, तो मैं जब इसका डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू p के, तो मेरे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू 100 है, तो इसका तो 0 आ जाएगा, -2p है, तो 2 इंटू जो है वो डी पी ओवर डी पी, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1, यानी -2 मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा, डी क्यू ओवर डी पी, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, डी क्यू ओवर डी पी डॉट पी ओवर क्यू। अब देखें, डी क्यू ओवर डी पी की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है, -2, ठीक है। अब पी ओवर क्यू, पी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 10 थी, जो पीछे हमने देखा, और क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 80 निकाली थी। यहाँ पे इन्होंने गलती से 115 लिख दिया है, जिसकी वजह से आंसर भी गलत आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको कट करके जो आंसर आएगा मेरे पास जो है वो उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.25 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 115 की जगह पे आपने 80 लिखना है, ठीक है, और इसको सोल्व करना, -0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच मीन्स दैट फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो रही है, माइनस में आना तो डिक्रीज़ हो रही है ये, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, द डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब मैं आपको बताती हूँ, देखिए एक हमारे पास सिंपल y होती है, y इज इक्वल टू जैसे x आ जाए, तो ठीक है, मैं डी वाई ओवर डी एक्स कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास d ओवर डी एक्स आ जाएगा, ये यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई और डी एक्स मेरे पास क्या है, एक डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव है, बट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में है, जिसके ऊपर 1 होता है, मतलब ये 1 है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, 1 होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे जो है वो जब मैं इसी का दोबारा डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, इसका दोबारा डी वाई ओवर डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लूँ, यहाँ पर देखें डी ओवर डी एक्स कर दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई डबल प्राइम आ जाएगा। वाई डबल प्राइम का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जब मैं y डबल प्राइम का जो है वो d ओवर डी एक्स करके मैं इसका डेरिवेटिव अगेन लूँ, तो ये मेरे पास जो है वो y3 आ जाएगा। तो y3 आएगा तो मतलब ये ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप जितना आप करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे आगे, तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बनता जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मीनिंग ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज। समझ आ गई है, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज कर देना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, y इज इक्वल टू 10x स्केयर। अब देखिए मैंने जब इसका डेरिवेटिव लिया, y प्राइम मेरे पास क्या है 30x स्केयर, जब मैंने इसका अगेन लूँगी 30x स्केयर का डेरिवेटिव लूँगी तो 60x आ जाएगा और y के ऊपर डबल प्राइम, फिर मैं 60x का अगेन डेरिवेटिव लूँगी तो यहाँ पे 60 आंसर आ जाएगा और y का ट्रिपल डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर क्या है मेरे पास, ये y ट्रिपल प्राइम है, ठीक है। स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।